सुनो सुनो सुनो, अंटार्कटिका में मिल चुका है ऑयल। कैसे? एक रशियन रिसर्च वेसल ने फाइंड किया है ह्यूज ऑयल रिजर्व्स अराउंड अंटार्कटिका। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि फाइंड किया है, प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया को डिस्प्यूटेड माना जाता है, जिसके ऊपर अर्जेंटीना, चिले और फॉकलैंड आइलैंड के थ्रू यूनाइटेड किंगडम भी क्लेम करता है कि इस रिसोर्स पे मेरा हक है या मेरा है या मेरा है, और अब तो रशिया भी गेम में है। उसके साथ साथ कुछ ट्रीटीज़ हुई थी जो ये बोलती थी, प्रोहिबिट करती थी अपने सिग्नेटरी मेंबर्स को कि जो आपका अंटार्कटिक रीजन है या अंटार्कटिका एज एन आइलैंड है, उसको कभी भी रिसोर्स एक्सप्लोरेशन या रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं करना है, हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज़ करना है। तो कहाँ लाई करता है द ट्रूथ, दैट एरिया, एंड व्हाट विल दिस फाइंडिंग्स लीड टू? क्या ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा या फिर ये अंटार्कटिक ट्रीटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा? वी विल हैव टू सी। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। आज का हमारा टॉपिक अंटार्कटिकास ऑयल जैकपॉट, द नेक्स्ट ग्रेट ग्लोबल डिस्प्यूट। लेट्स सी कि हुआ क्या यहाँ पे। तो ये देखो, ये है आपका अर्जेंटीना, ठीक, ये है चिली, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो एरिया है ये है फॉकलैंड आइलैंड, जिस पे यूके अपना दावा रखता है। ये है वेडल सी, ये है अंटार्कटिका, ये है वेडल सी, ठीक है। तो ये है चिली, ये है अर्जेंटीना, ये है यूके। ये तीनों इस वेडल सी के रिसोर्स के ऊपर अपना दावा ठोकते हैं, और इसकी वजह से ये है कॉन्फ्लिक्ट, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है। और क्योंकि अब इतना सारा ऑयल मिला है, कितना, ये सुन के देखो, 511 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल, यानी जितना सऊदी अरेबिया में टोटल आपके ऑयल रिजर्व्स हैं उससे 2 गुना, और नॉर्थ सी से पिछले 50 साल में जितना आउटपुट निकला है उसके 10 गुना, 10 टाइम्स द टोटल आउटपुट ऑफ नॉर्थ सी इन द लास्ट 50 ईयर्स। 50 साल में जितना तेल निकला है उससे 10 गुना ज़्यादा। ये फाइंडिंग्स किसने की है? ये फाइंडिंग्स की है रशिया ने, और रशिया ने ये बताया है कि वेडल सी जो ये है वहाँ पे 511 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, ट्वाइस द नोन रिजर्व्स ऑफ सऊदी अरेबिया। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, और क्योंकि अंटार्कटिका सारे कंट्रीज या सारे कॉन्टिनेंट्स के में इक्वली सबका अधिकार भी है और सबकी ड्यूटी भी है उसको संरक्षित करना, एक सस्टेनेबल साइंटिफिक रिसर्च के लिए उस एरिया को यूज़ करना, ना कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक। और ये लोकेशन इसीलिए की है क्योंकि देयर आर 3 पार्टीज एंड नाउ रशिया ऑल्सो, देयर आर एक्चुअली 3 पार्टीज प्लस रशिया, जिनका इस वेडल सी के ऊपर अब वो अपना अपना दावा डाल रहे हैं। सो वेलकम एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करेंगे, केस स्टडीज की भी बात करेंगे, और रिसोर्स के ऊपर मल्टी पार्टी अधिकार होने की वजह से ग्लोबली कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनमें से एक आध कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बट आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ने में और समझने में मज़ा आता है, एक ऐसा ऑप्शनल चाहिए जिसका हाईएस्ट स्कोर 335 रहा है, जहां इंटरव्यू में हाईएस्ट स्कोर मिला है 215, और जहां प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक ओवरलैप्स आपको मिल जाएंगे पॉलिसीज और इकोनॉमीज के। तो अगर एक ऐसा ऑलराउंडर नॉन रोट लर्निंग यानी बिना रटने वाला एनालिटिकल बेस्ड अप्रोच वाला ऑप्शनल चाहिए जिसमें आपका बुद्धि इस्तेमाल हो रहा हो, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपका है। प्रतिज्ञा बैच 14 जुलाई को एडमिशन बंद हो जाएगा। 14 जुलाई को एडमिशन बंद होने से पहले गो फॉर द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। जस्ट यूज द कोड HS लाइव, शॉर्ट फॉर हाई स्कोर लाइव, HS लाइव शॉर्ट फॉर हाई स्कोर, ठीक है। प्लैटिनम बैच क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसमें टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप दोनों इंक्लूडेड है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये आपके ओवरऑल ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए। दिसंबर जनवरी तक ये बैच चलेगा, आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा, आपको आंसर्स PYQ सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे इन द प्लैटिनम बैच। आगे बढ़ते,
Just share your contact details here to me on Hipponomics Instagram और Telegram, दोनों पे आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हैं। इस सेशन की PDFs आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम ऑन दिस नंबर 76400300। आपको रीच आउट करेगी टीम, ठीक है, एंड दैट दे विल हेल्प यू इन द एडमिशन प्रोसेस। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और एक लॉन्ग टर्म गेम आप खेल सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ, क्योंकि हाई स्कोर्स भी है, कंसिस्टेंट ऑप्शनल है, पिछले 10 साल से टॉप 3 ऑप्शनल रहा है, तो भाई भीड़ का हिस्सा अगर आपको नहीं बनना है तो ये ऑप्शनल आपके लिए। यू कैन रीच आउट टू मी फॉर फर्दर डिटेल्स। बट अब पढ़ाई लिखाई पे वापस आ जाते हैं। तो देखो लीगल शील्ड क्या है, अंटार्कटिका के पास लीगल शील्ड क्या है। लीगल शील्ड ये है कि कुछ सारी ट्रीटीज साइन की गई थी बिटवीन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑन अंटार्कटिका। बात ये थी कि एक ट्रीटी हुई अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम ATS, कब साइन हुआ था 1959 में, और अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट ऑफ पीस बोला गया इसमें, और ये कहा गया कि यहाँ पे आप कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकते। जैसे मून है वहाँ पे कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं करता है, वैसे ही अंटार्कटिका है, कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है, हाँ, लेकिन आप साइंटिफिक रिसर्चेस वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक आया मैड्रिड प्रोटोकॉल इन 1991, ये एक एडिशन था, पिछले ट्रीटी में एक एडिशन था जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था अंटार्कटिक ट्रीटी के साथ। अंटार्कटिक ट्रीटी को प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या किया, इट प्रोहिबिटेड एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते मिनरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। बट ये दोनों ही ट्रीटी कंसेंसस बेस्ड ट्रीटी हैं, कंसेंसस बेस्ड ट्रीटी है, कोई भी पार्टी कभी भी इस ट्रीटी के कंसेंसस से पीछे हट सकता है, और जिस दिन ऐसा हुआ, जैसे ही पहली पार्टी वहां से हटी, जो भी कंट्री हो, तो that will give excuse to every other country to go near Antarctica, extract all the mineral resources that they want, और फिर शुरू हो जाएगा एक बहुत ही डेंजरस गेम इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के अगेंस्ट। तो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी फ्रेजाइल कंसेंसस। ये लोगों, यानी जो पार्टीज हैं, ये जो आपके पार्टीज है, बहुत सारे नेशंस जो इस ट्रीटी के पार्टी हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस दिन कोई एक छोड़ा, उसी दिन ये पूरी की पूरी ट्रीटी ध्वस्त हो जाएगी। तो देखो अभी तो ये कॉन्टिनेंट फ्रोजन है, एक शील्ड है, बट ये शील्ड बहुत पक्की शील्ड नहीं है। आगे बढ़ा जाए, द वेब ऑफ क्लेम्स, द जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पे 3 नेशन है जो इस एरिया के ऊपर अपना क्लेम डालते हैं। पहला है यूके, क्योंकि ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी यहाँ पे है, दैट इज गवर्न्ड फ्रॉम फॉकलैंड आइलैंड, ठीक। उसके अलावा अर्जेंटीना एंड चिली, ये 3 पार्टीज हैं। उसके अलावा रशिया भी अब पार्टी है। क्यों पार्टी है? क्योंकि रशियन वेसल ने ही इस मिनरल को एक्सप्लोर किया है, इस मिनरल रिसोर्स को उन्होंने ही एक्सप्लोर किया है। तो दे ऑल्सो बिकेम अ क्लेमेंट टू द, नॉट ऑन द रीजन, बट क्योंकि डिस्कवरी उनकी है, इसीलिए उनका भी अधिकार बनता है यहाँ पे। अब रशिया ये चीज़ एक्सप्लॉइट कर सकता है इन इट्स फेवर, कि वो किसके साथ जाना चाहता है, वेदर इट वांट्स टू बी अ किंग मेकर और द किंग इटसेल्फ। अब ये रशिया के ऊपर। तो हिस्ट्री ऑफ टेंशन है इस एरिया में, चाहे फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर लड़ाई हो रही हो, चिली अर्जेंटीना में कभी कभी हो जाता है लड़ाई, बट यूके के साथ अर्जेंटीना का रिलेशन अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए अर्जेंटीना के ऊपर यूके ने एक कंप्लीट बैन लगाया हुआ है अपनी तरफ से। दैट्स वाई इंडिया कैन नॉट एक्सपोर्ट तेजस टू अर्जेंटीना, क्योंकि तेजस में जो सीट्स लगी हुई हैं, इजेक्शन सीट्स, वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आती हैं। सो ब्रिटेन का क्लेम ये है कि देखो हिस्टोरिकली ये आइलैंड्स हमारे अंडर में रहा है, क्योंकि हमारे पास इसके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके मैप्स हैं, बिकॉज ब्रिटेन वॉज एन इम्पेरियलिस्ट पावर। दुनिया भर में जहाँ उनको खाली जगह दिखाई देती थी वो चले जाते थे और उस पर अपना क्लेम डाल देते थे। हमने देखा है कि फॉकलैंड आइलैंड इज़ क्वाइट नियर टू अर्जेंटीना, बहुत प्रॉक्सिमिटी में है अर्जेंटीना के। स्टिल फॉकलैंड आइलैंड इज गवर्न बाय यूके, इसके ऊपर लड़ाई वड़ाई हो चुकी है। बेसिस क्या है? यूके क्लेम्स कि 1908 से 1917 के बीच यूके ने बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किए, और उसी का एक मैप का हवाला देता है, और ये कहता है देखो ये मैप 1909 में बना के हमने रेडी किया था, ये दिखाता है कि ब्रिटेन वॉज हियर ऑन दिस आइलैंड, इनहेबिटिंग ऑन दिस आइलैंड सिंस 1900s।
सो हम अगर 1900 से रह रहे हैं, 100 साल 150 साल के ऊपर हो गया हमको रहते हुए, तो दिस आइलैंड बिलोंग्स टू अस। इसके अलावा यूके ये भी कहता है वी हैव अ कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस एज वेल एज साइंटिफिक प्रेजेंस इन द रीजन। और इसके लिए यहाँ पे रिसर्च स्टेशन की बात बोलता है कि हेली और रोथरा जैसे स्टेशन हमारे पास यहाँ पे पहले से हैं। उसके अलावा द ब्रिटिश सेज कि फॉकलैंड आइलैंड देखो, फॉकलैंड आइलैंड वो हिस्टोरिकली गवर्नड है, एडमिनिस्टर्ड है बाय द ब्रिटिशर्स, ये यूके के अंडर में आता है। तो दैट्स वाई ये पूरा रीजन एक ब्रिटिश एक्सटेंडेड टेरिटोरी का हिस्सा है, और इसकी वजह से एक लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन है यूके और अर्जेंटीना के बीच में। आगे देखा जाए कि अर्जेंटीना और चिली का क्या क्लेम है। ऑब्वियस है कि अर्जेंटीना और चिली से बहुत पास में ये आइलैंड्स हैं, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर्स ये सब कुछ होता रहा है। इसके अलावा ये दोनों ही पार्टी, चिली हो या अर्जेंटीना, दोनों का ये कहना है कि इन दोनों को ये जो जगह है वेडल सी के अराउंड वो स्पेन से इनहेरिटेंस में मिली थी। वो ये भी कहते हैं कि जो एंडीज माउंटेन है, साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन जो चेन है, उसी का एक्सटेंशन है ये एरिया जहाँ पे आपको वेडल सी का एरिया, अंटार्कटिका का वो एरिया जहाँ वेडल सी है और जहाँ पे ये रिसोर्स आपको मिला है। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ एंडीज माउंटेन। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हिस्टोरिकल इस जगह पे प्रेजेंस है, यानी अंटार्कटिका में प्रेजेंस है किसका, अर्जेंटीना और चिली बोथ का। दोनों तो प्रॉक्सिमिटी में ही है ना। आप सोच के देखिए, अर्जेंटीना आपका अंटार्कटिका का सबसे नियरेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन है, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के सदर्न टिप पे कौन सी दो कंट्रीज आती हैं, चिली और अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना का तो ये भी कहना है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट बेबी दैट वाज बोर्न ऑन अंटार्कटिका वाज एन अर्जेंटीनियन सिटीजन। वो एक अर्जेंटीनियन चाइल्ड था, अर्जेंटीनियन कपल का बच्चा था। तो इसीलिए हमारा क्लेम और स्ट्रांग हो जाता है। तो हमने ब्रिटेन का क्लेम देख लिया, हमने चिली का क्लेम देख लिया, हम अर्जेंटीना का क्लेम भी देख लिए। और अमेरिकन अंटार्कटिक क्वाड्रेंट का हिस्सा है। अर्जेंटीना एंड चिली हैव एट टाइम्स ऑल्सो कोऑर्डिनेटेड इन देयर अंटार्कटिक पॉलिसीज टू काउंटर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, क्योंकि ब्रिटिशर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉकलैंड आइलैंड। तो तीनों ने इस रीजन के ऊपर अपना अपना अधिकार बता दिया है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब नाउ रशिया के ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ अपने नॉलेज को शेयर करता है और इस डिस्कवरी के साथ आगे बढ़ता है। तो रशिया का कहना है कि देखो भाई, वी आर गुड बॉयज, हम ट्रीटी का पूरा सम्मान करते हैं और हमने ये एक्सप्लोरेशन सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए किया था। बट जो एविडेंस है वो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि जिस शिप ने, दिस रॉस जियो शिप जिसने इस जगह को एक्सप्लोर किया, ठीक है, वेडल सी को एक्सप्लोर किया, वो रशिया का एक मिनरल एक्सप्लोरेशन शिप है, स्टेट ओन्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन शिप। ये सर्वेस करता है, सिस्मिक सर्वे, जियो सर्वेस, सो दैट इट कैन फाइंड ऑयल एंड गैस, ऑयल गैस मिले और उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके एट इकोनॉमिकली वाइबल लेवल्स। और इसी के साथ साथ ये देखा गया है कि रशिया और चाइना मिलके लगातार आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों रीजन्स में एक्सप्लोरेशन बढ़ा रहे हैं, सो दैट दे कैन गेट होल्ड ऑफ मोर एंड मोर दीज नेचुरल गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज, सो दैट दे, उनका जो डिपेंडेंस है बाकी दुनिया के ऊपर वो कम हो सके, एंड दे कैन फाइंड देयर ओन ऑयल वेल्स और नेचुरल गैस वेल्स जहाँ भी उनको मिल सके। ये सारी चीज़ें ये दिखाती है कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि साथ ही साथ मिनरल एक्सप्लोर करके मिनरल को एक्सट्रैक्ट, यानी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी थी। अब लॉन्ग टर्म में ये देखना होगा कि रशिया इस प्ले को कैसे खेलता है, हाउ द रशियंस प्ले दिस, कि वो किसके तरफ जाता है। बट कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज के बारे में बात करते हैं उससे पहले। इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ रिसोर्स कर्स, गेम थ्योरी एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमर्स, इसमें से सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑप्शनल की क्लास अभी नहीं है, बट समझ में आएगा आपको। तो रिसोर्स कर्स ये कहता है कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर सडन इन्फ्लक्स होता है वेल्थ का, यानी मान लो कि ऑयल डिस्कवरी हो गई तो आप ऑयल रिच नेशन हो गए, अब आप ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो आप रिच हो जाएंगे। बट ऐसे नेशंस जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते या वीक हैं, वहाँ पे करप्शन बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है रादर देन वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का। दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स कर्स। ऐसा हमने कई सारे साउथ अमेरिकन नेशंस में देखा है, अफ्रीकन नेशंस में देखा है, जहाँ ऑयल मिल गया और धीरे धीरे वहाँ ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप दिखाई देती हुई नजर आती है। इसके अलावा आप गेम थ्योरी की बात करें तो देखो,
जो क्लेमेंट्स हैं उसमें जो रशिया है उसके पास ये पावर है कि वो कोऑपरेट करता है, यानी ट्रीटी को अपहेल्ड करता है, या फिर डिफेक्ट करता है। डिफेक्ट मतलब ट्रीटी अंटार्कटिक ट्रीटी से डिफेक्ट करता है और ऑयल को परस्यू करता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन को परस्यू करता है। अब ये किसके हाथ में है? रशिया के हाथ में है, ठीक है। बट ये जो पॉसिबिलिटी है इसी को हम गेम थ्योरी कहते हैं, 0010 प्रिजनर्स डिलेमा। किस तरफ जाएगा, किसके साथ जाएगा, कहाँ पे ज़्यादा फायदा है और कहाँ पे ओवरऑल एनवायरनमेंट और ग्लोबल एडवांटेज है। नाउ दिस रेस्ट विथ रशिया प्लस वॉट एवर कंट्री रशिया चूजेस टू शेयर दिस नॉलेज विथ। एंड द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का ये मतलब होता है कि अगर ये ट्रीटी ब्रेक हुई तो जो एरिया है अंटार्कटिक का वो एक कॉमन रिसोर्स एरिया हो जाएगा। कॉमन रिसोर्स का मतलब जहाँ पे सारी कंट्रीज के पास ये अधिकार होगा कि अगर वो सक्षम हैं तो जितना चाहें उतना उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर सकें। हम जब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स पढ़ते हैं तो ओवर ग्रेजिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ग्रेजिंग लैंड होता है तो वहाँ पे कोई भी आके अपने कैटल को, हर्ड ऑफ शीप्स को वहाँ पे ग्रेज करा सकता है। बट क्योंकि उनको वहाँ पे कोई पैसे नहीं देने, उनको कोई डिसइंसेंटिवाइज नहीं कर रहा है, कोई इंसेंटिव भी नहीं है उनको, तो वो कभी एक लिमिट, कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे ग्रेजिंग की। इट लीड्स टू ओवर ग्रेजिंग और जल्दी ही से जल्दी वो कि पूरा का पूरा एरिया जो होता है ओवर ग्रेजिंग की वजह से ख़त्म हो जाती है वहाँ पे घास। वही यहाँ भी हो सकता है कि अगर ट्रीटी ब्रेक हुई तो सारे नेशंस ट्रीटी ब्रेक करेंगे और क्योंकि किसी के ऊपर कोई डिसइंसेंटिवाइजिंग फैक्टर नहीं रह जाएगा तो सब आके ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे अंटार्कटिका और उसके आसपास के रीजन को। एंड दैट विल क्रिएट अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर ये हाथ से निकल जाएगी बात। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन गुड्स, ठीक है। तो हम पास्ट की अगर बात करें, पास्ट की, तो फाकलैंड या मालविनास वॉर जिसको हम बोलते हैं, 1982 में कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है यूके और अर्जेंटीना के बीच में। किसके ऊपर? फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर, ठीक। और बात यह है कि अर्जेंटीना का कहना सही था उस टाइम भी कि ब्रिटेन को अपने इंपीरियल एम्बिशंस छोड़ देने चाहिए और प्रॉक्सिमिटी टू अर्जेंटीना है क्योंकि उस आइलैंड, वो आइलैंड, और वहाँ पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी रहा है अर्जेंटीना फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम्स, तो ये जगह छोड़ दीजिए। और ये हमारा पहली बात की ना सिर्फ हमारी सोवेरेंटी के लिए ज़रूरी है बल्कि साथ ही साथ क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड के अराउंड बहुत सारे ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स होने का अनुमान लगाया गया था उस टाइम से। तो दैट्स वाई अर्जेंटीना सेज कि नॉट जस्ट फॉर आवर सोवेरेनिटी बट ऑल्सो फॉर द रिसोर्स एक्सप्लोरेशन दैट आइलैंड बिलोंग्स टू अस। तो इससे हुआ क्या? देखो, नेशनल प्राइड, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस लगातार चलते रहे हैं और ये जो नेशनल प्राइड वाली बात है, नेशनल प्राइड वाली बात है और अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है, यानी ब्रिटेन का अंडर एस्टिमेट करना अर्जेंटीना को और अर्जेंटीना में लोगों का नेशनल प्राइड होना और हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस होना किसके साथ? एक इंपीरियल पावर यूके के साथ। ये बहुत दूर तक बात को ले जा सकता है। यानी यू कैन सी a global regional dispute between UK एंड अर्जेंटीना अगर ये बात आगे बढ़ती है तो। इसके साथ साथ क्योंकि ये तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है, बट ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ कहाँ है? ऐसा हुआ है आपको शिंशा आइलैंड पे। ये शिंशा आइलैंड किसके अंडर में? इस समय पेरू के अंडर में। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका की एक नेशन है, वेस्टर्न साइड। लड़ाई किस बात की हुई थी? व्हाइट गोल्ड रश के ऊपर। व्हाइट गोल्ड रश क्या है? व्हाइट गोल्ड मतलब गुआनो। गुआनो क्या होता है? गुआनो इज लाइक एक्सक्रीटा ऑफ बैट्स, सी बर्ड्स एटसेट्रा, बट उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है गुआनो की। तो यहाँ से फर्टिलाइजर्स मिल सकता है। दैट्स वाई दिस गुआनो रिच शिंशा आइलैंड के ऊपर स्पेन के साथ ऑलरेडी युद्ध हो चुका है चिली और पेरू का, ठीक है। ऑलरेडी युद्ध हो चुका है जस्ट फॉर दिस गुआनो रिच आइलैंड। कुछ 4 से 5 साल तक, 1800s में 4 से 5 साल तक स्पेन ने इस पे अधिकार भी रखा, बट अब ये पेरू के अंडर में आता है ये आइलैंड। ये रिसोर्स ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट थी और कोई बात नहीं थी, सबको उस रिसोर्स पे कब्जा चाहिए था। अंत में बोलीविया भी आ जाता है इस वॉर में, यानी साउथ अमेरिका एक तरफ और स्पेन एक तरफ। ये वॉर सिर्फ और सिर्फ एक वजह से था
कि ये हमको किसी भी तरह ये गुआनो के ऊपर अधिकार चाहिए सो दैट वी कैन प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, इस जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक्स की वजह से, रिसोर्सेज के नॉन शेयरिंग की वजह से हम एक युद्ध देख चुके हैं पास्ट में भी। ठीक है, सो की टेकअवेज इज कंपटीशन फॉर अ वैल्यूएबल, न्यूली वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एक तरह से टर्न कर जाता है वॉर की तरफ। एक्सटर्नल, अब जैसे दो बिल्लियां लड़ेंगी तो कोई तीसरा पावर होगा जो वहां आके मेडल करेगा। अब रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं तो तीसरा पावर नेटो आके वहां मेडल करता है ना। तो वो सिक्योर करना चाहेगा क्या, अपना खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंटरवीन करेगा बट दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। और साथ ही साथ आपको ये दिखाई देगा कि एक लॉन्ग लास्टिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन रह सकता है। जैसे मान लो कि अब तो बहुत साल हो गए, 100 साल, 150 साल, 200 साल हो गए इस बात को, बट हो सकता है कि कई बार कई नेशंस के बीच में ये जो राइवलरी है वो सालों साल तक लॉन्ग लास्टिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जारी रहे, यानी ट्रस्ट बेस्ड जो ग्लोबल ऑर्डर है वो स्टैब्लिश ना हो पाए। तो हम ये देख रहे हैं कि रिसोर्सेज की वजह से भी लड़ाई हो चुकी है और ऑलरेडी अर्जेंटीना और साथ ही साथ यूके के बीच में ऑलरेडी ये टेंशन चलते रहती है। तो ये बड़ी बात ना बन जाए, इसके लिए ग्लोबल पावर्स को साथ में आना होगा, एक साथ बैठना होगा और बातचीत करनी होगी। इस ओवरऑल सिचुएशन में इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए? इंडिया का स्टांस बहुत सिंपल है। इंडिया कहता है कि वी आर अ गुड बॉय, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कमिटेड ट्रीटी मेंबर हैं एंड वी विल सजेस्ट एवरीवन टू बी कमिटेड टू द ट्रीटी। हम लोग, मतलब इंडिया का एक साइंटिफिक प्रेजेंस भी है। मैत्री और भारती ये दो रिसर्च स्टेशन है जो 12 मंथ्स चलते रहते हैं, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। और इंडिया खुद में, मतलब इंडिया अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में भी 2022 में एक इंडियन अंटार्कटिक एक्ट पास कर चुका है जो इंडिया को एक लीगल फ्रेमवर्क देता है अंटार्कटिका में साइंटिफिक एक्टिविटीज करने का। तो इंडिया तो कहा कि आई एम अ गुड बॉय, तो इफ इंडिया इज अ गुड बॉय, इंडिया कैन बिकम अ पोटेंशियल मीडिएटर इन दिस प्रॉब्लम ऑफ वेडल सी एक्सप्लोरेशन। अब ये हम मीडिएटर बन सकते हैं, क्यों? बिकॉज वी हैव नो क्लेम ऑन द वेडल सी, द एक्सप्लोरेशन ऑफ दैट ऑयल। ठीक है, यूके हो, अर्जेंटीना हो, चिली हो, रशिया हो, कोई भी हो, वी आर नॉट द क्लेमेंट टू द पार्टी एंड वी आर गुड बॉयज। हम खुद अपना लेजिस्लेशन पास कर चुके हैं कि वी विल नॉट एक्सप्लोर एनीथिंग फॉर मिनरल रिसोर्सेज इन अंटार्कटिका। तो ठीक है, हम मीडिएट कर लेंगे अगर, तो हम सिग्निफिकेंट, जो हमारी सिग्निफिकेंट साइंटिफिक प्रेजेंस है और साथ ही साथ लीगल बैकिंग है फॉर दिस अंटार्कटिक ट्रीटी, इंडिया एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर और एक क्रेडिबल मीडिएटर बन सकता है। न्यूट्रल ऑब्जर्वर एंड क्रेडिबल मीडिएटर इन केस अ डिस्प्यूट अराइजेस अराउंड दिस वेडल सी ऑयल एक्सप्लोरेशन। और ये होगा, ठीक है, भले डिप्लोमेटिक लेवल्स पे हो, बट ये डिस्प्यूट होने का खतरा है। नाउ व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ अंटार्कटिका, हाउ कैन वी कंक्लूड दिस? तो देखो 511 बिलियन बैरल्स जितना भी ऑयल मिला है, 2 गुना होगा सऊदी अरेबिया से या 10 गुना हो पुराने किसी भी एक्सप्लोर्ड रीजन से। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अंटार्कटिका को बचा के रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो रशियन डिस्कवरी है, ये अंटार्कटिका को एक क्रिटिकल जंक्चर पे लाके छोड़ता है, क्रॉस रोड पे है कि कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन मीन्स कि कमिटमेंट ऑफ ऑल द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड कि हम लोग अंटार्कटिक ट्रीटी को टू द लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करेंगे और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट अगर लालच आ गया किसी के मन में एनर्जी सिक्योरिटी का या रिसोर्स एक्सप्लोरेशन का या फिर उस रिसोर्स के ऊपर अधिकार जमाने का, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ रेस फॉर रिसोर्स एंड इकोनॉमिक टू बिकम एन इकोनॉमिक पावर हाउस, और इससे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ सकते हैं। अब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में जो सेंसिबल न्यूट्रल नेशंस हैं उनको ही आगे आना होगा सो दैट ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड इट विथ कोऑपरेशन। और इसी के साथ साथ ये स्टेक्स इस टाइम बहुत हाई हैं, द टेंशंस विल राइज। जैसे जैसे इस बात की पुष्टि और होते जाएगी कि हाँ यहाँ ऑयल है, वैसे वैसे टेंशंस
बढ़ते जाएंगे। पार्टीज जो हैं, तो पार्टी अभी तो 3 पार्टीज दिखाई दे रही हैं, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 4, फिर यूएस विल ऑल्सो कम, अदर नेशंस ऑफ साउथ अमेरिका विल ऑल्सो कम, यूरोपियन पावर्स विल ऑल्सो कम। सो अब ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा ना हो और कोऑपरेशंस के साथ हम अंटार्कटिका को सस्टेनेबली फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकें, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द अंटार्कटिकाज ऑयल डिस्कवरी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कि हमें रिसोर्स एक्सप्लोर करना चाहिए अंटार्कटिका में, या फिर हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू सून। बट हाँ, एक बात नहीं भूलना है, हाई स्कोर्स चाहिए तो यूज़ करो कोड HS Live on economics optional batch that is going to close on 14th of July. Admissions are open. Take admissions. जल्दी जल्दी एडमिशन लो, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो, एंड आई विल मीट यू इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।